हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधांशु स्वागत करता हूं आपका आशीष तिवारी यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक वीडियो लेक्चर सीरीज जो बेस आपके बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के थर्ड सेमेस्टर के स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया भारत में राज्य राजनीति नाम के एक इम्पोर्टेंट किताब पर, जो कि आपका डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव यानी कि आपका डीएसई का सब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर या किसी और यूनिवर्सिटी से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है, क्योंकि इसमें हम हर चैप्टर को सिंपल भाषा में समझेंगे, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को ब्रेक डाउन करेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर, एनसीवेब एंड अदर किसी के भी सब्जेक्ट को समझना चाहते हैं आसानी से, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। एंड सोल से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सअप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के थर्ड सेमेस्टर की स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया सब्जेक्ट की यूनिट नंबर थर्ड के चैप्टर नंबर 3 के इस वीडियो लेक्चर में। इससे पहले की वीडियो में हमने सेकंड यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए थे और आज की वीडियो में हम यूनिट नंबर 3 का चैप्टर नंबर 3 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम कृषि राजनीति, कृषि पूंजीवादी वर्ग का उदय, ग्रामीण बाजार, भूमि अधिग्रहण और किसान आंदोलन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, भारत एक कृषि प्रधान देश है, यानी यहाँ की जिंदगी, अर्थव्यवस्था और राजनीति सब कुछ खेती से जुड़ा हुआ है। तो आज हम जिस अध्याय को समझेंगे वो है कृषि राजनीति, कृषि पूंजीवादी वर्ग का उदय, ग्रामीण बाजार, भूमि अधिग्रहण और किसान आंदोलन। तो ये कहानी सिर्फ खेत खलिहानों की नहीं है, बल्कि भारत की राजनीति और लोकतंत्र की धड़कनों की कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर की जो हम शुरुआत कर लेते हैं वो सबसे पहले हम एक छोटे से परिचय से कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा परिचय देख लेते हैं। परिचय में हम देखेंगे भारत एक कृषि प्रधान देश है। लगभग 60 से 65% लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि से जुड़े हुए हैं। तो जो भारत की लगभग 60 से 65% आबादी है वो सीधे या परोक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। खेती सिर्फ आर्थिक गतिविधि नहीं, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक जीवन का भी केंद्र है। तो जो खेती है वो हमारी आर्थिक गतिविधि तो है ही, साथ ही साथ वो सामाजिक और राजनीतिक जीवन का केंद्र भी बनी हुई है। कृषि से जुड़ी समस्याएं जैसे उपज का दाम, सिंचाई, ऋण, भूमि का वितरण, मंडी व्यवस्था सीधे राजनीति को प्रभावित करती है। तो कृषि से जुड़ी जो भी समस्याएं होती है वे सभी राजनीति को प्रभावित करती है। स्वतंत्रता के बाद से ही कृषि और राजनीति का गहरा संबंध रहा है। तो जब हमारा भारत आजाद हुआ था उसके बाद से जो कृषि और राजनीति है उनका जो संबंध है वो बहुत ज्यादा गहरा रहा है। तो स्टूडेंट, जरा सोचिए, गांव का एक छोटा किसान जब मंडी में अपनी उपज बेचने जाता है और उसे सही दाम नहीं मिलता तो उसकी नाराजगी सिर्फ खेत तक सीमित नहीं रहती, वह नाराजगी चुनाव में उसके वोट और नेताओं की राजनीति को भी प्रभावित करती है। तो ये तो हमारा एक छोटा सा परिचय हो गया। परिचय के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है कृषि पूंजीपति वर्ग का उदय। तो अब हम बात कर लेते हैं कृषि पूंजीपति वर्ग के उदय के बारे में। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम समझ लेते हैं आखिर कृषि पूंजीपति वर्ग आखिर है क्या। तो सबसे पहले हम देखेंगे कृषि पूंजीपति वर्ग का मतलब है वे किसान, जमींदार, बड़े उत्पादक जिन्हें परंपरागत खेतों से निकलकर बाजारोन्मुख पूंजी निवेश वाली आधुनिक खेती अपनाई। तो कृषि पूंजीपति वर्ग का मतलब है ऐसे किसान या जमींदार जिन्होंने पारंपरिक खेती से हटकर बाजारोन्मुख आधुनिक और पूंजी निवेश वाली जो खेती है उसको अपनाया, तो उनको ही हमने कृषि पूंजीपति वर्ग कहा है। तो इसके कहीं पीछे कई कारण रहे, तो उन कारणों को समझ लेते हैं। तो एक एक करके हम सभी कारणों को देखेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा कारण आता है वो हमारा आता है हरित क्रांति, जो कि हमारा 1960 से 1970 का दशक था। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई यील्ड सीड्स, सिंचाई, खाद, ट्रैक्टर, मशीनरी के उपयोग। तो हरित क्रांति से, जो कि हमारी 1960 से 70 के दशक में हुई थी, उससे पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी में हाई यील्ड सीड्स, सिंचाई, खाद और मशीनरी का इस्तेमाल होने लगा था। उसके बाद हमारा आता है सरकारी नीतियां, जिसमें भी कि एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य, सब्सिडी, सहकारी संस्थाएं, ऋण उपलब्धता। तो सरकारी नीतियों के कारण भी जो कृषि पूंजीपति वर्ग का उदय है वो हुआ है,
तो उसमें जैसे हमारा न्यूनतम समर्थन मूल्य हो गया, सब्सिडी हो गई, सहकारी संस्थाएं हो गई और आसान कर्ज हो गया, ये सभी हमारी सरकारी नीतियां कारण के रूप में दिखती है कृषि पूंजीपति वर्ग के रूप में। उसके बाद हमारा आता है थर्ड, कृषि की व्यवसायीकरण। केवल आत्मनिर्भरता नहीं बल्कि बाजार हेतु उत्पादन। तो जो अब खेती थी वो सिर्फ आत्मनिर्भरता के लिए नहीं बल्कि बाजार और मुनाफे के लिए भी होने लगी थी। तो यही सब हमारे कारण थे कृषि पूंजीपति वर्ग के उदय के। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो लक्षण को लेकर आता है। तो अब हम कुछ लक्षण के बारे में भी बात कर लेते हैं। बड़े जमींदार किसान अब व्यापारी, ठेकेदार, आड़ती बन गए। तो जो अब किसान थे, बड़े किसान थे, वे व्यापारी, ठेकेदार और मंडी के जो आड़ती होते हैं वे सभी वे बन गए थे। ग्रामीण राजनीति में इसकी दबंगाई और नेतृत्व पंचायत से लेकर विधानसभा तक उनका जो दबदबा था वो दबदबा बहुत ज्यादा बन चुका था। तो स्टूडेंट, हरित क्रांति के बाद एक ही गांव में फर्क साफ दिखने लगा। एक तरफ छोटे किसान जो बीज और खाद खरीदने में संघर्ष कर रहे थे, दूसरी तरफ बड़े किसान जो ट्रैक्टर और थ्रेशर खरीदकर खेती को बिजनेस बना चुके थे। तो स्टूडेंट, यही था हमारी हरित क्रांति और कृषि पूंजीपति वर्ग का उदय, जिसमें हमने उसके कारण और उनके लक्षण को समझा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है ग्रामीण बाजार को लेकर। तो अब हम बात कर लेते हैं ग्रामीण बाजार को लेकर। तो ग्रामीण बाजार में हम देखेंगे हरित क्रांति और पूंजी निवेश से ग्रामीण बाजार का तेज विस्तार हुआ। तो जब हरित क्रांति और पूंजी निवेश थी तो उससे जो ग्रामीण बाजार है वो तेजी से विस्तार करने लगा। क्या प्रकार थे, किस प्रकार से होने लगा? तो उसमें सबसे पहला हमारा आया कृषि इनपुट बाजार। बीज, खाद, कीटनाशक, ट्रैक्टर, डीजल, बिजली। तो ये तो हमारे कृषि इनपुट बाजार हो गया। दूसरा हमारा है कृषि उत्पादन बाजार, जिसमें कि मंडी व्यवस्था, आड़ती, निर्यात, यानी कि जो हमारे सब्जी बेचने की जो जगह होती है वे सभी हमारे कृषि उत्पादन बाजार बने। उसके बाद आया हमारा उपभोक्ता बाजार। ग्रामीण समृद्धि से टीवी, मोबाइल, मोटरसाइकिल, उपभोक्ता वस्तुओं की मांग बढ़ी। तो ग्रामीण समृद्धि हुई तो जो टीवी, मोबाइल, मोटरसाइकिल जैसी वस्तु थी उनकी मांग भी बढ़ने लगी थी। तो ये हमारी ग्रामीण बाजार हो गए। इसी प्रकार से जो ग्रामीण बाजार है उसका विकास हुआ। इसके बाद इसके कुछ समस्याएं भी हैं, तो उन समस्याओं के बारे में बात कर लेते हैं। समस्याओं में हम देखेंगे मंडी में बिचौलियों का वर्चस्व बढ़ने लगा। तो जो मंडी में बिचौलिए होते थे उनका दबदबा बोलने लगा। छोटे किसानों की पहुंच एमएसपी तक सीमित थी। तो जो छोटे किसान होते थे वे सिर्फ एमएसपी तक ही बढ़ पाते थे। निजी कंपनियों की पैठ से किसानों की निर्भरता बढ़ी। तो जो निजी कंपनियों की बढ़ती पकड़ थी उससे जो किसानों की निर्भरता थी वो भी बढ़ने लगी। तो स्टूडेंट, गांव के हाट बाजार में पहले सिर्फ अनाज और सब्जियां बिकती थी, लेकिन हरित क्रांति के बाद अब वही किसान मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल भी खरीदने लगा। तो गांव के बाजार बदल गए और राजनीति भी बदल गई। तो यही थे हमारा ग्रामीण बाजार, जिसकी किस प्रकार से उसका विस्तार हुआ है उसको हमने देखा। साथ ही जो उसकी जो समस्याएं थी उन समस्याओं को हमने समझा। तो ये तो हमारा ग्रामीण बाजार हो गया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है भूमि अधिग्रहण को लेकर। तो अब हम बात कर लेते हैं भूमि अधिग्रहण के बारे में। तो भूमि अधिग्रहण का मतलब सरकार या कंपनियों द्वारा विकास कार्यों के लिए किसानों की जमीन लेना। तो भूमि अधिग्रहण का जो मतलब है वो यही है कि जो सरकार या कंपनी होती है वे विकास कार्य जैसे कि सड़क हो गए, उद्योग हो गए, बांध हो गए, इन सभी के लिए जो किसानों की जमीन है, जो उनकी खेती है, वो ले लेती है। इससे कई समस्याएं आई है। किसानों को मुआवजा कम मिला है, विस्थापन, रोजगार का नुकसान हुआ है, कृषि योग्य भूमि भी घटती गई है। तो ये तो हमारे हो गई समस्याएं। इसके साथ ही कुछ कानूनी पहल भी किए गए। तो उन कानूनी पहल को देख लेते हैं, जिसमें ब्रिटिश कालीन लैंड स्क्यूटिश एक्ट 1894 किसानों के अधिकार कमजोर करता है। उसके बाद 2013 में भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन अधिनियम आया, जिसमें उचित मुआवजा, सामाजिक प्रभाव आकलन और ग्राम सभा की सहमति को अनिवार्य कर दिया गया। तो ये तो हमारी कानूनी पहल हो गई। इसके बाद आई हमारी राजनीतिक असर। तो अब हम बात कर लेते हैं राजनीतिक असर क्या क्या हुए। भूमि अधिग्रहण किसानों के आंदोलनों का बड़ा कारण बना। उदाहरण के लिए जैसे आप देख सकते हैं, नदी ग्राम था सिंगूर में पश्चिम बंगाल में, नोएडा छत्तीसगढ़, झारखंड में आदिवासी विद्रोह। इन सभी में जो आदिवासी विद्रोह थे वे सभी इसके उदाहरण राजनीतिक असर के रूप में देखे गए। तो स्टूडेंट, जरा सोचिए, एक किसान किसकी जमीन पर पीढ़ियों से खेती हो रही थी,
अचानक एक नोटिस मिलता है, अब ये जमीन सरकार के काम आएगी। उसके लिए सिर्फ जमीन नहीं बल्कि उसकी पूरी जिंदगी छीनने जैसा है। तो यही दर्द आंदोलनों में फूट पड़ा। कई थे हमारे राजनीतिक असर, कानूनी पहल, समस्याएं भूमि अधिग्रहण को लेकर। तो ये था हमारा भूमि अधिग्रहण। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है किसान आंदोलन को लेकर। तो अब हम बात कर लेते हैं जो फार्मर्स मूवमेंट्स रहे हैं, जो हमारे किसान आंदोलन रहे हैं, उन किसान आंदोलनों को लेकर। तो भारत में विभिन्न चरणों में किसान आंदोलन हुए, जिनका स्वरूप अलग अलग रहा। तो भारत में अलग अलग चरणों में किसान आंदोलनों ने राजनीति को गहराई से प्रभावित प्रभावित किया। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं स्वतंत्रता पूर्व के आंदोलन, जब हमारा भारत आजाद नहीं हुआ था उससे पहले के आंदोलनों को, जिसमें आता है नील आंदोलन चंपारण में हुआ था, जो कि ये हमारा 1917 में हुआ था। दूसरा हमारा तेलंगाना विद्रोह, और थर्ड हमारा आता है बंगाल का तेभागा आंदोलन। इनका जो लक्ष्य था, इनका जो उद्देश्य था वो यही था, जमींदारी और ब्रिटिश शोषण से मुक्ति मिल सके। तो ये हमारे नील आंदोलन, तेलंगाना विद्रोह और बंगाल का तेभागा आंदोलन के लक्ष्य थे। तो ये तो हमारे स्वतंत्रता पूर्व आंदोलन हो गए। अब हम देख लेते हैं स्वतंत्रता उपरांत आंदोलन, यानी कि जब हमारा भारत आजाद हो गया उसके बाद के आंदोलनों को, जिसमें हमारा सबसे पहला था भूदान आंदोलन, जो कि विनोबा भावे ने चलाया था। इसमें स्वेच्छा से भूमि दान थी। किसान सभाएं, जिसमें भूमि सुधार, कर्ज मुक्ति, सिंचाई की मांग, ये सभी की गई। तो ये थे हमारे स्वतंत्रता उपरांत आंदोलन। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है हरित क्रांति उत्तर आंदोलन, जो कि हमारी हरित क्रांति का जो आंदोलन था ये हमारा 1970 से 1990 के दशक तक चला। तो इसमें किसान यूनियनें बने, जैसे कि भारतीय किसान BKU महेंद्र सिंह टिकैत द्वारा बनाई गई थी। जैसे कि हमारी BKU हो गई जो महेंद्र सिंह टिकैत द्वारा बनाई गई थी। इसमें मांगी रखी गई बिजली पानी सस्ता करो, उपज का दाम बढ़ाओ। तो इसमें दो मांग रखी गई, पहली बिजली और पानी को सस्ता करो, और दूसरी उपज का जो दाम है वो बढ़ा दो। तो यही थे हमारा हरित क्रांति। इसके बाद हमारे आए नवीन आंदोलन, जो कि हमारे 2000 बाद के बाद पनपे, जिसमें भूमि अधिग्रहण विरोध, जो कि सिंगूर और नंदीग्राम में हुआ था। 2010 से 2010 के दशक में हम देखते हैं कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन, जो कि 2019 से 21 तक चला। पंजाब, हरियाणा, यूपी में ऐतिहासिक लामबंदी। तो 2019 से 21 का ऐतिहासिक किसान आंदोलन, तीन कृषि कानूनों के खिलाफ, यानी कि आपके जो खासकर जो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में थे, उनके खिलाफ ये आंदोलन चले। तो स्टूडेंट, दिल्ली की सीमाओं पर हजारों किसानों का डेरा, ठंड में खुले आसमान के नीचे बिताई रातें और हाथों में तिरंगा। तो ये तस्वीर बताती है कि किसान सिर्फ खेती तक सीमित नहीं बल्कि लोकतंत्र की असली ताकत है। तो यही थे हमारे कुछ आंदोलन, यही थे हमारे किसान आंदोलन। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा एक छोटा सा सारांश आता है। तो अब हम पूरे चैप्टर का एक छोटा सा सारांश यानी कि एक छोटा सा निष्कर्ष देख लेते हैं। तो निष्कर्ष में हम देखेंगे, भारत की राजनीति में कृषि एक जीवंत और निर्णायक शक्ति है। साथ ही पूंजीपति वर्ग, कृषि ने ग्रामीण सत्ता संरचना को नया रूप दिया। तो जो कृषि पूंजीपति वर्ग था उसने ग्रामीण सत्ता संरचना को एक नया रूप दे दिया था। ग्रामीण बाजारों ने अवसर तो बढ़ाए पर समानता भी बढ़ाई। तो ग्रामीण बाजार ने अवसर तो बढ़ा दिए लेकिन जो असमानता है वो अभी भी गहरी थी। भूमि अधिग्रहण का सवाल अभी भी विस्फोटक है, तो ये आज के समय भी एक विवाद का विषय बना हुआ है। किसान आंदोलन भारतीय लोकतंत्र में जनता की आवाज और सरकार पर दबाव बनाने का प्रमुख साधन बने हुए हैं। तो स्टूडेंट, भारत का लोकतंत्र अगर एक विशाल वृक्ष है तो किसान उसकी जड़ें है। जब जड़ें मजबूत होती है तब पेड़ हरा भरा रहता है। तो यही कारण है कि भारतीय राजनीति को समझने के लिए किसानों की राजनीति को समझना बहुत ही जरूरी माना जाता है। तो स्टूडेंट, ये था अध्याय कृषि राजनीति। हमने देखा कि खेती सिर्फ अन्न देने वाला क्षेत्र नहीं बल्कि भारतीय राजनीति की धड़कन भी है। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ हमारा यूनिट नंबर 3 का चैप्टर नंबर 3 भी कंप्लीट होता है और साथ ही हमारी यूनिट नंबर 3 भी कंप्लीट होती है। क्योंकि यूनिट नंबर 3 में हमारा केवल एक ही चैप्टर था, चैप्टर नंबर 3, जिसको मैंने आपको बता दिया। तो ये थी आपकी 3rd यूनिट, जिसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको शॉर्ट्स में एक्सप्लेन कर दिया है। तो अगर किसी भी स्टूडेंट को ये PDF या ये नोट्स चाहिए होंगे तो आप सभी हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ आपको ये PDF या नोट्स मिल जाएंगे। एंड अगर किसी भी स्टूडेंट का किसी भी तरह का कोई भी डाउट, किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी होती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में या फिर हमारे इंस्टा पेज को फॉलो करके भी
पूछ सकते हैं। डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। और अगर आपको ये लेक्चर उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले अध्याय के लिए तैयार रहिएगा, जहां हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट यूनिट, जो कि हमारी लास्ट यूनिट ने अभी हमारी 2 यूनिट रह रही है। तो जो कि हमारी नेक्स्ट यूनिट यूनिट नंबर 4 रहने वाली है, जिसमें हम चैप्टर नंबर 4 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।